Good morning, students. I am Dr. Danny Saxena. Today we will discuss about Indian Constitution. But before we start Indian Constitution silence features, we must know what is the pre-constitutional acts. इससे पहले कि हम यह जानें कि भारत का संविधान क्या था, कैसे ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन गया, हमें इससे पहले के जो एक्ट थे जिनके थ्रू भारत में कानून व्यवस्था लागू होती थी उनका जानना बहुत आवश्यक है। और आवश्यक है वो कुछ ऐसी डायनेस्टी, वो कुछ ऐसे वंश जिन वंश के बाद होते 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 ईस्ट इंडिया कंपनीज इंडिया में आई, और उसके बाद उन ईस्ट इंडिया कंपनी में किसने सरवाइव किया और बाद में प्री कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट्स कौन कौन से बने। हम देखते हैं इंडिया के वो रूलर्स जो भारत में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मामलुक डायनेस्टी या मामलुक वंश, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश भी कहते हैं, इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी 1206 में, और ये डायनेस्टी 1290 तक रहा। इसके बाद खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी के द्वारा किया गया था। 1290 से 1320 तक ये डायनेस्टी रही। उसके बाद तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी, जिसकी स्थापना या जिसका एस्टेब्लिशमेंट गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 को किया गया था, और ये 1413 तक ये वाली डायनेस्टी रही। तुगलक के बाद सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश। सैयद डायनेस्टी की स्थापना सैयद खिज़्र खां के द्वारा की गई थी 1414 में, और 1451 तक ये डायनेस्टी रही। उसके बाद लोधी डायनेस्टी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट बहलूल खान लोधी के द्वारा किया गया था। 1451 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1526 तक ये रहा। और फिर बाद में एक ऐसा डायनेस्टी आई जिसने बहुत समय तक भारत में शासन किया, मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल वंश। ज़हीर उद्दीन मोहम्मद बाबर इसके संस्थापक थे। उन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1526 आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और 1857 तक ये डायनेस्टी इंडिया में रही। इन डायनेस्टी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने के लिए एक टंग ट्विस्टर जो आपके लिए यहाँ पर है। मैं खाऊं तसले में, मैं खाऊं तसले में, माँ से मामलुक के, माँ से मैं, खा से खिलजी, खे से खाऊं, ता से तुगलक, ता से त आ गया, और सा से सैयद, ला से लोधी, माँ से मुग़ल। तो ये मैं खाऊं तसले में, अगर ये टंग ट्विस्टर हम याद कर लें तो हमें ये सारे डायनेस्टी एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद हो जाएंगे। मुग़ल डायनेस्टी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आनी शुरू हो गई थी, और उसमें सबसे पहले केप ऑफ गुड होप के रास्ते से, ये आप लिस्बन देख रहे हैं, पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, ये जो एक मेजेंटा लाइन देख रहे हैं, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते से होता हुआ वास्को डी गामा कोचीन, इंडिया के कोचीन में वो 1498 में पहुंचा था। तो पहला ऐसा नाविक जिसने इंडिया को कॉन्कर्ड किया, और बाद में व्यापार के लिए वो इंडिया आना शुरू हो गए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। तो यहाँ से हम देखते हैं डिफरेंट ईस्ट इंडिया कंपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1628 में हो गई थी, और बाद में 1633 में बिल्कुल कंफर्म हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसी के क्रम में 1498 में वास्को डी गामा इंडिया के केरल में कोचीन में आया था। सेकंड हम देखते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो
1605 से 1825 तक रही। इसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 से 1858 तक इंडिया में रही। उसके बाद डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1620 से 1869 तक वो इंडिया में रही। और सबसे बाद में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1668 से 1954 तक ये इंडिया में रहे। ये सब वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो समय समय पर अपने आप को इस्टेब्लिश करती रही एक ट्रेड के लिए, और धीरे धीरे इन्होंने देखा कि यहाँ के जो रूलर्स थे वो आपस में लड़ते रहते थे। उसी का लाभ उठाकर फूट डालो और राज करो, डिवाइडेड एंड रूल्स की पॉलिसी अपनाकर इन कंपनियों ने धीरे धीरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अपना शासन चलाना शुरू कर दिया, और बाद में सरवाइव करा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उसका पहला गवर्नर जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जिन्होंने यहाँ पर एक कानून व्यवस्था लागू करी, और तब से लेकर हम ये देखते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक डिफरेंट टाइप के एक्ट यहाँ पर लागू किए गए। इनके बारे में अब हम थोड़ा सा जानते हैं इंडिविजुअली। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स के थ्रू लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद कुछ समय बाद इसमें अमेंडमेंट किया गया, और उसको अमेंडमेंट एक्ट 1781 कहा जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स के ही थ्रू एक और एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर तो थे ही, पर एक बात यहाँ ध्यान देने वाली ये है कि पहले ही गवर्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ, महाअभियोग लगा। और उसके बाद 4th नंबर पे आता है 1786 ईस्वी का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1786, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया, एग्जीक्यूट किया इंडिया में। इसके बाद 1793 चार्टर एक्ट लॉर्ड जॉन शोर के समय में इंडिया में आया। देन चार्टर एक्ट 1813 लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के समय में ये एक्ट इंडिया में आया। 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद आखिरी चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय में एग्जीक्यूट किया गया। और फिर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। ये चार्टर एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कैसे चेंज हो गया, इसके बारे में मैं ज़रा सा बताना चाहूँगा। 1857 का जो रिवॉल्यूशन था, जो रिवॉल्ट था, उस रिवॉल्ट में ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया के सभी अधिकार छीनकर यहाँ पर खुद रूल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब चार्टर एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बन गया। और जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, अब उनकी पोस्ट वॉइस रॉय के नाम से जाने जाने लगी। इसके बाद हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट 1876 लॉर्ड लिटन के समय में इंडिया में एग्जीक्यूट किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 लॉर्ड लैंसडाउन के समय में एग्जीक्यूट किया गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लॉर्ड मिंटो सेकंड के समय में एग्जीक्यूट किया गया। इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि मिंटो तो उस समय वॉइस रॉय थे और मॉर्ले यहाँ के इंडियन सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में एग्जीक्यूट किया गया। इसको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय के इंडियन सेक्रेटरी और चेम्सफोर्ड वॉइस रॉय थे। इसके बाद साइमन कमीशन 1927 लॉर्ड इरविन के समय में एग्जीक्यूट किया गया।
नेहरू रिपोर्ट, जिसको बाद में एग्जीक्यूट नहीं किया गया पर ये प्रस्तुत की गई थी 1928 लॉर्ड इरविन के समय में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में हुई थी 1930 में, लॉर्ड इरविन थे उस समय हमारे यहाँ। उसके बाद 2 और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 31 और 32 में। हालांकि ये तीनों एक तरह से ये कह सकते हैं कि बहुत फ्रूटफुल नहीं रही। इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय में एग्जीक्यूट किया गया, और इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 एक ऐसा एक्ट था जो कि हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 2/3 पार्ट वही है, ऑलमोस्ट वही है। और सबसे बाद में इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आया, जिसके थ्रू इंडिया बिकम फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स। आशा है ये सब एक्ट आप लोगों को एक बार मैं पुनः दिखा रहा हूँ। न सिर्फ NCERT CBSE के सिलेबस में के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स में भी ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाले हैं। थैंक यू।